Dear students, we are going to start question number 1.11. A polythene piece rubbed with wool. एक पॉलीथीन पीस है, पॉलीथीन का एक टुकड़ा है जिसको ऊल से रगड़ा जाता है, ठीक है, जिसमें क्या नाम है, ये पाया गया कि निगेटिव चार्ज आ जाता है किस पे, पॉलीथीन पे। पॉलीथीन पे जब पॉलीथीन को व्हेन अ पॉलीथीन इज रब्ड विथ वूल, ठीक है, तो इट इज फाउंड दैट पॉलीथीन हैज अ निगेटिव चार्ज। अगर पॉलीथीन पे निगेटिव चार्ज आया तो इट मीन्स वूल हैज अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। वूल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ किस पे, पॉलीथीन पे, तो इसलिए पॉलीथीन पे निगेटिव चार्ज। तो याद रखिएगा, जब पॉलीथीन पे निगेटिव चार्ज है तो वूल पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी वूल बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड पॉलीथीन बिकम्स निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन, अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन पॉलीथीन, पॉलीथीन पे जो अमाउंट ऑफ चार्ज बच्चों कितना है, Q इज इक्वल टू निगेटिव पहले बोल दिया तो -3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, कन्फर्म। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, इतना अगर क्या नाम है निगेटिव चार्ज पॉलीथीन पे आया है तो वूल पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज, बात ना ये, बोलिए। अच्छा उसके बाद एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हुए, किससे किस पे कितना ट्रांसफर हुए, ठीक, बात समझ रही है। तो चलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना ट्रांसफर हुए, तो उसका एक फार्मूला है Q इज इक्वल टू NE, तो दिस विल गिव N इज इक्वल टू Q बाई E। ये E क्या है, ठीक है, बेसिक चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। E जो है आपका बेसिक चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज, इसकी वैल्यू होती है बच्चों 1.6 इंटू 10⁻⁻, यहाँ देखते रहिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो Q की वैल्यू है -3 इंटू 10⁻⁻7, इसको यहाँ लिखिए। चलिए N इज इक्वल टू Q कितना -1 नहीं, Q इज इक्वल टू -3 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी 30 इंटू 10⁻⁻7, ये ऊपर लेके आएंगे 10⁻, ये पॉजिटिव हो जाएगा 19 अपॉन ओनली 16, कन्फर्म। तो दिस विल बिकम व्हाट, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 1 2 2 5 10 और 2 8 16, तो ये हो गया बच्चों 15 अपॉन 8 इंटू 10⁻, ये आपका 12 है, ठीक है। इस पर यूनिट कोई नहीं लिखी जाएगी क्योंकि नंबर है, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक। अब इसके बाद व्हेन यू विल डिवाइड बाई 8 इन 15 में 8 से डिवाइड करिए, 8 1 8, उसके बाद 8 8 हाँ क्या हुआ, इतना आया बच्चों, ठीक है। तो इट्स वैल्यू इज 1.875 इंटू 10⁻12। इसको राउंड में आप क्या लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद अगर 5 हो या 5 से ग्रेटर हो तो
अपने से पहले वाले नंबर को एक बढ़ा देता है, ठीक है, मालूम है ना। तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻12। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। क्या लिखेंगे? इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए। छोड़ देंगे तब वो नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। 2 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। अब इसमें एक पार्ट और है, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। क्या वूल से मास का भी ट्रांसफर हुआ है पॉलीथीन में? यस, यस यहाँ पे लिखेंगे यस, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन बिकॉज क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज a particle, इलेक्ट्रॉन इज ए हैविंग सम मास। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है जिसमें कोई ना कोई मास होता है, और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg होता है। क्लियर? बोलिए। तो देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ मास टेकिंग प्लेस, दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज मास। इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो सेकंड पार्ट में लिखेंगे यस, देयर इज ट्रांसफर ऑफ मास, देयर इज ट्रांसफर ऑफ मास बिकॉज electron is a particle having mass which is equal 9.1 × 10⁻31 kg। तो एक इलेक्ट्रॉन का इतना मास होता है, ठीक है। अब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं? इतना, 2 × 10⁻12, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ 1, या 1 लिखा है, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल 9.1 × 10⁻31 kg। सिंस, यहाँ पे लिखे सिंस, तो देयर फोर मास ऑफ 2 × 10⁻12, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन्स विल बी, तो इंटू कर देंगे, तो 2 × 10⁻12 × 9.1 × 10⁻31, यहाँ पे क्या लिखेंगे? kg लिखेंगे। हो गया? अब बच्चों इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, ये हो गया। और इंटू 10⁻31 में 12 को ऐड करिए, निगेटिव है पॉजिटिव है ऐड होगा, तो ये आपका 18.2 × 10⁻, ये आपका kg में आया। अब देखिए रूल कहता है कि इस पॉइंट को कहाँ लेके आना है? यहाँ पे। तो आप 10 से ऊपर और 10 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? तो 18.2 × 10⁻19, 10⁻1 से ऊपर और 10⁻1 से नीचे कौन लेके आएगा? नीचे वाला। तो दिस विल बिकम 1.82 × 10⁻, ये -18 हो जाएगा। यस? अब ये राउंड में इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻−18 kg लिखना नहीं भूलेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.12 है, 2 insulated charged coppers spheres A and B have their center separated by a distance of 50 centimeter. What is the mutual force of electrostatic repulsion of the charge on each is? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक चार्ज ये है,
एक चार्ज ये है, ठीक है। टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर्स ए एंड बी, ये ए है और ये आपका बी है। देयर सेंटर सेपरेटेड, डिस्टेंस कितनी दी है, डिस्टेंस बच्चों इनके बीच की जो डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो बच्चों r इज इक्वल टू, अगर 50 सेंटीमीटर है तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 50 इंटू 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। ओके, अब इसको आप लिख सकते हैं ऐसे भी, 5 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻², तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। क्लियर हो गया? नहीं, वो नहीं लिखना है इसलिए कि कैलकुलेशन में ऐसे आसानी हो जाएगी। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इफ चार्ज, अब यहाँ पे चार्ज की जो वैल्यू दी है, यानी Q, यहाँ पे जो Q है, Q यहाँ पे Q है और यहाँ पे Q, ये QA है और QB है, दोनों का जो चार्ज है ईच, दोनों का चार्ज सेम है। इसकी वैल्यू है बच्चों 6.5 इंटू 10⁻, ध्यान दो, -7 कूलम। ठीक है, चलिए बहुत इजी है, फार्मूला लगाइए। फार्मूला मालूम है, फिजिकल टू, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हियर Q1 Q2 आर सेम, Q1 Q2 आर सेम, तो आप सेम जब है तो F इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू मालूम है 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 आपका है 6.5 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है, और फिर इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁻7, क्योंकि Q1 Q2 आर सेम, और ये R का स्क्वायर है तो 5 इंटू 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और R करके आप ऐसे लिख सकते हैं 6.5 इंटू 10⁻⁻7 का होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, अब इसके बाद देखिए 6.5 का जल्दी से मल्टीप्लाई करिए, करना से नहीं मत करिए, ठीक है, क्योंकि नीचे 5 है, अभी कैंसिल हो जाएगा। तो 9 इंटू 10⁻, ये देखिए 9 हो गया, और ये -7 14 हो गया, तो इसमें क्या करेंगे, 14 माइनस करेंगे, और इंटू 6.5 इंटू 6.5 हो गया, सही है ना, और ये 25 हो जाएगा, और इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा। एकदम एक एक स्टेप बढ़ते रहिए, ठीक। कौन, अब देखिए 5 5 जा 5 1 जा 5 3 जा, फिर 5 1 जा 5 3 जा, क्लियर हो गया। अब ये 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा, तो दिस विल गिव 9 इंटू, ये कितना बचा बोलिए, 10⁻⁻5 हुआ, और ये फिर ऊपर जा रहा है तो ये आके +2 कर देगा। कौन, ये -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, और इधर 13 13 में 169 होता है, बोलिए, आफ्टर 2 डिजिट पे पॉइंट लगा देंगे। ये क्लियर हो गया, नीचे कुछ बचा नहीं बचा, सही है ना। अब बच्चों क्या करोगे, दिस विल गिव 9 इंटू 1.69 इंटू 10⁻, ये -3 हो गया। अब 1.69 में 9 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, 9 9 81, कैरी 8, 9 6 54, 6 7 2 62, ओके, 9 का मैंने 6 15, आफ्टर 2 डिजिट 15.21, करेक्ट। तो ये आपका आया 15.21 इंटू 10⁻⁻3, क्या लिखेंगे, न्यूटन, ठीक है, 1.5। ओके ओके ओके। अब उसके बाद जो साइंटिफिक नोटेशन है, इस पॉइंट को आप यहाँ लेके आएंगे, ठीक है। यहाँ लाने के लिए ये फिजिक्स के अंदर रूल है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, ठीक है, या साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट को वहाँ लेके आइए जिसके लेफ्ट में 1 डिजिट हो। इस वक्त ये लेफ्ट में 2 डिजिट है,
लेफ्ट में 1 डिजिट होना चाहिए। तो 10 टू द पावर 1 से बच्चों ऊपर और 10 टू द पावर 1 से नीचे, तो नीचे वाला काम करेगा। तो ये 1.52 इंटू 10 टू द पावर ये -3 और ये -2 हो जाएगा। अब न्यूटन लिख दीजिए, आपका ये फाइनल आंसर आया। क्लियर? 1.2 आया। 1.5, हाँ कोई बात नहीं, 1.5 ही लिख दीजिए राउंड में। ये आप 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन। क्लियर है? अब इसमें एक पार्ट और है, देखिए दूसरा पार्ट ये कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन। मतलब दूसरे पार्ट में पूछा रहा है कि अब रिपल्सन का फोर्स, रिपल्सिव फोर्स कितना होगा इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल। अगर हर स्फीयर का जो चार्ज की वैल्यू है वो डबल कर दिया। अगर Q1 बराबर मान लीजिए 2 कूलाम है तो Q1 बराबर अब कितना हो जाएगा, 4 कूलाम हो जाएगा। कन्फर्म कि अगर हर चार्ज को डबल कर दिया जाए और जो है डिस्टेंस बिटवीन इज हाल्व्ड है और दूरी को आधा कर दिया जाए। हाँ वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन याद रखिए, क्या कहा है सेकंड पार्ट में, when each charge is doubled, डबल कर दिया जाए हैं, यानी जैसे Q इज इक्वल टू क्या था, बोलिए जल्दी से किताब में से देख के, 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7, यही था ना। 6.5 इंटू -7, डबल का मतलब 2Q कर दिया जाए तो ये 2 इंटू 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 ये कूलाम है। तो ये हो जाएगा, ठीक है, 13 हो जाएगा ना, इंटू 10 टू द पावर -7 कूलाम। मतलब एक चार्ज जो है 13 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलाम हो जाएगा एक, दूसरा भी उतना ही होगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे Q की वैल्यू, ठीक है, Q चूँकि देखो ऐसे Q1 बराबर Q2 बराबर Q इज इक्वल टू कितना है ये 13 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलाम। क्लियर है? और डिस्टेंस जो बच्चों R पहले कितना थी, इसमें पॉइंट नहीं लाएंगे किसमें इसमें पॉइंट को, किसमें पॉइंट, वो 13.0 आया है। हाँ ला सकते हैं हम, 0 है ना तो उसको पॉइंट हटा दिए, इधर कर दिए। ठीक है, अभी लास्ट में ला देंगे। R की वैल्यू 50 है तो हाफ 25 का 2.5 नहीं, यहाँ पे हम कितना लिखे थे, ये लिखे थे ना 25 इंटू 10 पावर -2, पहले कितना था 50 सेंटीमीटर था, 50 सेंटीमीटर। हाफ 25 सेंटीमीटर। हाँ तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50/2 सेंटीमीटर, तो इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 25 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। सही बात समझ आ रही है? चलिए यहाँ भी 25 क्यों था, अच्छा वहाँ पे 5 था। ये हो गया। अब उस केस में F इज इक्वल टू Q1 F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू, बोलिए Q कितना हमारा 13 इंटू 10 टू द पावर -7, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और बोलिए 25 है ना, 25 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। और एक चीज़ छूट रही है 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस कहाँ होता है इसमें, ये इसकी वैल्यू है Q 1/4 पाई एप्सिलॉन की। तो चलिए उसको पहले लिख दीजिए 9 इंटू 10 टू द पावर 9
और इंटू 169 इंटू 10⁻⁻14। बस 14 क्या 14? माइनस 14 बस 14 नहीं, माइनस नहीं दिखाई दे रहा है। तो स्क्वायर माइनस नहीं, पावर का पावर में मल्टीप्लाई होता है, ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं है, वरना 49 हो जाएगा। ये तो -7 इंटू ऐसे है, नहीं समझे? अब बच्चों यहाँ पे 625 हो जाएगा, 25 25 हम 625 इंटू 10⁻⁻4, ये हो गया। चलिए दिस विल गिव, अब इसको 9 को 169 में मल्टीप्लाई करिए, ठीक है? तो 169 को 9 से 9 9 81, 9 छक्का 54, 6 7 2 62, 9 का महीना 6 15, 1521। अब देखिए ये ऊपर जाएगा -4, ये 13 हो जाएगा, क्लियर है? 13 और ये सिर्फ -1 बचेगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना? समझ आया फारिश? क्या ये -4 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, 9 4 13, 9 4 13, ये -14 13 -1 और नीचे बचा आपका 625। अब बच्चों इसमें 625 से डिवाइड करिए, ठीक है? 1521 को जब डिवाइड करेंगे तो आप क्या पाएंगे, जल्दी बताइए। 2.433 0.243। 2.436 ना। हाँ बच्चों, when you will divide the result will be equal 2.433 2.4336 इंटू 10⁻⁻1। अब बच्चों आंसर अगर आपको लाना है, हालांकि ये आंसर आ चुका है, अगर आंसर कितना आ रहा है? 0.24 न्यूटन आ रहा है। देखिए पॉइंट जो है इधर है, तो आप भी अगर पॉइंट को इधर लाना चाहते हैं तो 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 से ऊपर नीचे यानी 10⁻1 10⁻1। कौन इसको इधर लेके आएगा? नीचे वाला। वेरी गुड। तो दिस विल गिव, तो ये 0.24336। अब उधर -1 और +1, ये हो जाएगा -1 और +1, ठीक है? दिस विल गिव 0.24, ओके? ये सब हटा दीजिए, इंटू 10⁻0, ओके? 0.24 इंटू ये हो गया 1 इक्वल 0.24। अब इसके बाद चूँकि फोर्स है तो न्यूटन इसकी यूनिट होती है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 1.13 है, फिगर 1.30। देखिए फिगर है 1.30, शोज ट्रैक्स ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल। 3 चार्ज पार्टिकल्स है, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड। 3 चार्ज्ड पार्टिकल्स है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में ये तीनों चार्ज पार्टिकल जो है मूव कर रहे जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए कुछ पाथ ये इन्होंने स्ट्रेट कवर किया है, फिर धीरे धीरे क्या नाम है इनके अंदर डिफ्लेक्शन शुरू हो गया है, डेविएशन शुरू हो गया है। 2 ऊपर जा रहा है तो एक नीचे जा रहा है। गौर से देखिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम क्यों लिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड? क्योंकि जब पॉजिटिव चार्ज रहता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ आ रही है? ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये ओरिजिनेट होती है इस पॉइंट से। अगर निगेटिव रहेगा तो टर्मिनेट होगी। ये तो पीछे पड़ चुके हैं, बोलिए बात समझ आ रही है? तो अब यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी। किस डायरेक्शन में? ध्यान दीजिएगा,
इस डायरेक्शन में। देखिए अच्छा समझ रही बात, क्यों ऐसा, क्योंकि पॉजिटिव से निगेटिव, समझ आ रहा है। पॉजिटिव फेंक रहा है, नेगेटिव लोग। मतलब उसका जो डायरेक्शन रहेगा बच्चों यूं रहेगा, यूं, ठीक है। अब तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे गौर से देखिए क्या रहा राइटर कि गिव द साइंस ऑफ 3 चार्जेस, ठीक है। गिव द साइन, पहला क्वेश्चन है कि तीनों चार्जेस के साइन के निशान क्या है, उसका चिन्ह क्या रहेगा, प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा। देखिए ये दो चार्ज जो है 1 और 2 जो है पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। इट मीन्स वेरी गुड, दीज 2 चार्जेस आर नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल बिकॉज दीज 2 चार्जेस आर डिफ्लेक्टेड या आर डेविएटेड या आर मूव्ड या आर ट्रांसफर्ड टू द पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट। पॉजिटिवली जो चार्ज प्लेट है उस तरफ जा रहे हैं। एंड दिस चार्ज हैज़ पॉजिटिव चार्ज बिकॉज दिस थर्ड चार्ज हैज़ डिविएटेड टूवर्ड्स निगेटिवली चार्ज्ड प्लेट। कंफर्म हो गया। तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये होगा गिव द साइंस ऑफ 3 चार्जेस। इन चार्जेस का साइन बताइए। तो ये दोनों चार्जेस जो है बच्चों, ये दोनों चार्जेस निगेटिव है। कौन, पहला और दूसरा। और ये चार्ज जो है पॉजिटिव है, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा और पॉजिटिव निगेटिव की तरफ जाएगा, क्योंकि इन दोनों में देखिए अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है। अट्रैक्शन की वजह से ये प्लस पहले से है, तो इसलिए ये दोनों निगेटिव है। यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है तो ये निगेटिव है, तो ये प्लस हो जाएगा। विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, किस पार्टिकल का चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो का मतलब पहले समझ लीजिए। यहाँ पे बच्चों चार्ज टू मास का क्या मतलब है? चार्ज का मतलब होता है क्यू, इसका मतलब होता है एम। चूँकि रेशियो बोला है इसलिए क्यू बाई एम। तो किस पार्टिकल का क्यू बाई एम सबसे ज़्यादा होगा, क्यू बाई एम सबसे ज़्यादा होगा। अब देखिए जिसका डिफ्लेक्शन, जिसका डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा होगा, देखिए यहाँ पे जो लाइन जा रही है, थर्ड का डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा है, बता रहा हूँ। हाँ चलिए ये देखिए, ये लकीर जा रही थी बच्चों, ऐसे जा रही थी ना। हाँ। बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। इसका जो डिफ्लेक्शन है, इसका डिफ्लेक्शन देखिए इतना खाली मिल रहा है। ये थोड़ा फिगर को बड़ा हाँ बड़ा कर दें। फिगर को दिख नहीं रहा फिगर। अब सही है। उससे उड़ जाएगा ना। नहीं। हाँ तुम देखो ना यहाँ पे ये जो लाइन है, ये जो हिस्सा मिला ना, ये डिफ्लेक्शन है। ये एक तरह से डिस्प्ले हाइट है, क्या है, एच है। और यहाँ पे देखिए इसका ठीक है, यहाँ पे इसका डिफ्लेक्शन ये है, ठीक, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। बट इसका देखिए, इसका डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा है। वहीं से टेढ़ा हो गया, बीचवा में से। कहाँ से? बीचवा में से टेढ़ा होते हुए आया है। नहीं, हम ये लाइन सीधी है तो टेढ़ा होगा ही। वो कह रहे हैं। ये और देखिए
इसका जो डिफ्लेक्शन है बच्चों सबसे ज़्यादा है। हाईएस्ट, ठीक है, बात समझाइए, ऐसे थोड़ी समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ये तीनों पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड में तीनों पार्टिकल जब जा रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो आपका कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी में एक्सेलरेशन काम कर रहा है। क्या कर रहा है, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है। और आप पढ़े हैं S इजिकल टू क्या होता है, S इजिकल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये इनके साफ लीनियर है, लीनियर। और जब वर्टिकल होता है तो यही बन जाता है Y इजिकल टू, ठीक है, अब UYT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और आप इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े हैं E इजिकल टू F/Q, याद आया। अब यहाँ पे अगर F निकालना हो, F इजिकल टू क्या होगा, QE, F इजिकल टू क्या मिला, QE। और आप ये भी जानते हैं कि F इजिकल टू क्या होता है, M इंटू A होता है। तो जब A निकालेंगे एक्सेलरेशन F/m हुआ। अब यहाँ पे E लिख दीजिए, E, क्योंकि फोर्स किधर से लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो A इजिकल टू, ठीक है, FE/m। तो अब बच्चों जब वर्टिकल यहाँ पे नहीं है, ठीक है, यहाँ तक आप देख रहे हैं हॉरिजेंटल कांस्टेंट है सबका, बोलिए कोई यहाँ से थोड़ा मान लीजिए यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ तक, ये यहाँ तक, ये सब क्या नाम है, हॉरिजेंटल वेलोसिटी। उसके बाद धीरे धीरे ये इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हो रहा है ऊपर से नीचे की ओर, तो इसकी वजह से डिफ्लेक्शन शुरू हो रहा है। जब डिफ्लेक्शन शुरू हो तो एक्सेलरेशन काम करेगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, यानी y इक्वल टू 0 प्लस हाफ, और A की वैल्यू क्या है, यहाँ से निकाल लीजिए, FE/m इंटू T का स्क्वायर, ठीक है। अब FE, A की जगह क्या लिखें, FE/m, FE को क्या लिख सकते हैं, FE को यहाँ से लिखे, ये आपका FE है। तो y इज इक्वल टू हाफ, इसको लिख सकते हैं QE/m, और ये आपका T का स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये था कि ठीक है, हाँ बच्चों, चार्ज टू मास रेशियो, अब देखो इसी को चार्ज टू मास कहते हैं। यहाँ पे आपको y इज इक्वल टू हाफ Q/m, यही है आपका चार्ज टू मास। चार्ज ऊपर है, नीचे मास, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये आपका T स्क्वायर। किसका चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज़्यादा है? देखो बच्चों ये तो कांस्टेंट है, बोलिए ये तो बदलेगा नहीं। E भी आपका क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक कांस्टेंट, T भी आपका कांस्टेंट है, लेकिन Q/m वैरी करेगा, Q भी वैरी करेगा,
एम भी। क्यू बाई एम किसका ज़्यादा होगा, इसका मतलब कि वाई जो है ये प्रोपोर्शनल है किसके, क्यू बाई एम। तो वाई अगर ज़्यादा होगा तो क्यू बाई एम ज़्यादा होगा, वाई अगर कम होगा तो क्यू बाई। वाई क्या है, एक तरह से वर्टिकल डिस्टेंस है। वाई क्या है, ये वर्टिकल आपका क्या है, डिस्टेंस है। तो अब ज़रा बताइए इसमें वर्टिकल डिस्टेंस किसका सबसे ज़्यादा है, पार्टिकल 3 का। सबका वर्टिकल डिस्टेंस उसके मुकाबले में कम है, जो थर्ड पार्टिकल है उसका वर्टिकल डिस्टेंस ज़्यादा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस फ्रॉम फिगर, ठीक है, पार्टिकल 3 हैज़ मोर डिफ्लेक्शन, मोर वर्टिकल डिस्टेंस लिख दीजिए, वर्टिकल डिस्टेंस ड्यू टू विच चार्ज टू मास रेशियो, ये चार्ज और ये मास, चार्ज टू मास रेशियो, ठीक है, इज हाईएस्ट पूछा था ना, हाईएस्ट। और ये याद रखिएगा कि y जो है प्रोपोर्शनल है q बाई m के, ये आपका वर्टिकल डिस्टेंस है। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.14, कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ठीक है, और इसकी वैल्यू गिवन है। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द YZ प्लेन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, YZ प्लेन। हो गया है ना, ध्यान दीजिए, प्लीज पे अटेंशन। ये आपका ये x है और ये y है और ये आपका z है। ये बच्चों z का मतलब याद रखिएगा, ठीक है, नहीं हुआ है वो, कोई थोड़ा सा कोई नहीं उससे बड़ा कुछ नहीं है ना और बड़ा। देखो बच्चों, क्वेश्चन में ये x है, x एक्सिस, ये y एक्सिस आपका है, y एक्सिस, और ये आपका z एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखो E इज इक्वल टू 3 × 10⁻³ I दिया है, यूनिट वेक्टर I है। आपको मालूम होना चाहिए कि x एक्सिस ये I होता है और y पे J होता है, Z पे K होता है, ठीक है। I यूनिट वेक्टर, y पे J। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, सिर्फ x एक्सिस डायरेक्शन में, दैट इज, इसीलिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड को x एक्सिस के पैरेलल आप देख रहे हैं, ओके। उसके बाद व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड, इस फील्ड का फ्लक्स थ्रू ए स्क्वायर। यहाँ पे हमने एक स्क्वायर लिया है, स्क्वायर, समझ में आ रही बात, जिसकी साइड दी है 10 सेंटीमीटर। ये बच्चों 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर कंफर्म। तो स्क्वायर की जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये Z एक्सिस आपका ये है, ये Z एक्सिस है, क्या हुआ, ये आपका Z एक्सिस है, ठीक। अब Z, हाँ, जिसको हमने इस 2D डायमेंशन पे इधर दिखाए हैं, ठीक है, ये 2D है, बोर्ड आपका क्या है 2D, 3D रहता तो और क्लियर रहता। अब ये YZ प्लेन पे करा कि स्क्वायर को कहाँ रखा गया है, स्क्वायर जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, हुज प्लेन इज पैरेलल टू द YZ। ये स्क्वायर हमारा YZ प्लेन के पैरेलल है, Y के पैरेलल और
जेड के पैरेलल। क्लियर हो रहा है? वाई के पैरेलल और देखिए ये वाई के पैरेलल और ये जो है जेड एक्सिस है उसके पैरेलल। भाई जैसे यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे देखिए मतलब एक कॉपी दीजिए, एक कॉपी दीजिए। हाँ चलिए ये अब देखिए ये जो है जब इसको रखेंगे तो देखिए किसके किसके पैरेलल है, वाई और जेड के पैरेलल है कि नहीं? अरे भाई ये ऊपर वाला वाई है और है नीचे बॉटम वाला देखिए इसके पैरेलल जा रहा है कि नहीं? ये जो ये वाला हिस्सा है ये वाला, ठीक है, ये देखिए वाई पे टच कर गया कि नहीं टच कर गया? वाई पे टच कर गया और ये जेड एक्सिस पे को भी टच किया हुआ है, तो ये वाई जेड पैरेलल ऐसे रखा गया है। तो जब वाई जेड पैरेलल पे रखोगे और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इससे हो करके जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर हो गया? समझ में आया? क्या समझ में आया? कॉपी को छेद करके जा रही है और पैरेलल है। हाँ वाई और जेड के पैरेलल है, वाई और जेड के पैरेलल है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है की वैल्यू गिवन है। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द फ्लक्स। फ्लक्स का सिंबल आपको मालूम है फाई, और फाई इज इक्वल टू होता है क्या? ई डॉट एस, ई डॉट एस, या इसी को आप लिखते हैं फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। किसी किसी किताबों में ई डॉट कैपिटल ए भी लिखा है, ठीक है। इन सम बुक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए से एरिया, ठीक है। फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब ज़रा बताइए, जब आप वाई जेड प्लेन पे इसको रखे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है, बोलिए इधर देखिए, दिखाई दे रहा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये, तो इसका एरिया वेक्टर किधर रहेगा? इसका एरिया वेक्टर भी इधर रहेगा। एरिया वेक्टर जो है इसके नॉर्मल होता है, ठीक है, सरफेस के नॉर्मल होता है। तो कहने का मतलब ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में और एरिया भी उसी डायरेक्शन में, तो थीटा विल बी व्हाट? 0 डिग्री। तो थीटा जब 0 डिग्री होगा तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर। बोलिए साइड आपकी क्या है? 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी आपका जो एस है, एस सरफेस एरिया जो है एस इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो फार्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का E इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 3 इंटू 10⁻³ 3 इंटू 10⁻³ और एस की वैल्यू 1 और कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री implies that 3 इंटू 10⁻³ कॉस 0 की वैल्यू 1, ये भी 1, ये भी 1, तो cos 0 का मान 1 होता है। 10⁻³ अब इसकी यूनिट लिखना है। फाई की इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होगी? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई की ई इज इक्वल टू क्या होता है? F/Q होता है। F बाई यानी न्यूटन पर कूलम, और ये S क्या है? मीटर है, ये मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर? अब और क्या पार्ट इसमें था? अब इसमें एक पार्ट और है कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर। सेम स्क्वायर है। इफ द नॉर्मल टू प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, अगर हम प्लेन को 60 डिग्री एंगल पे घुमा दें, ये आपका सरफेस है, इसको घुमाया जा रहा है कितने डिग्री से? 60 डिग्री ऐसे घुमा दिया जा रहा है। कंफर्म समझिएगा। तो थीटा इज इक्वल टू आपका गिवन है 60 डिग्री। सेकंड पार्ट में थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। उस केस में फाई इज इक्वल टू
ई एस कॉस थीटा फार्मूला है, इक्वल 3 इंटू 10⁻³ इंटू सेम है 1 मीटर स्क्वायर इंटू कॉस 60 डिग्री। दिस विल गिव 3 इंटू 10⁻³ इंटू कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो 2 को 3 से जब 3 में 2 से डिवाइड करेंगे 3/2 इंटू 10⁻³ न्यूटन, जल्दी बोलिए, कूलाम, सॉरी इसीलिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो ये हो जाएगा बच्चों 1.5 इंटू 10⁻³ और ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। चेक कर लीजिए। देखो बच्चों, यहाँ पे एक मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि यहाँ पे जो इसकी साइड है, स्क्वायर की साइड 10 सेंटीमीटर में दी है। ये तो साइड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर। इसका जब एरिया होगा इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻1 मीटर। इसका एरिया 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। ये आया एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ई यहाँ पे इस वैल्यू को हम लिखेंगे 10⁻⁻², 10⁻⁻² ई एस की वैल्यू cos 0, 10⁻⁻², यहाँ पे क्या रहेगा 10⁻⁻², तो इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 10 इक्वल हो जाएगा 30 यूनिट लिखेंगे न्यूटन, बोलिए मीटर स्क्वायर पर कूलाम। अब इसके बाद थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो यहाँ पे 10⁻⁻² सही, तो ये 1 हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 30/2, 30 ये हटा दीजिए, इक्वल हो जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। क्लियर? वो थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना था। क्लियर? देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1.15 है, व्हाट इज द नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स की बात आ रही है ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप एक्सरसाइज 1.14 में आप जो देखे थे वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के पैरेलल थी। बोलिए, एक्स एक्सिस के, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो यहाँ पे इस क्यूब की साइड 20 सेंटीमीटर है, ओरिएंटेड है। ये इस तरीके से ओरिएंटेड की गई है कि इसके फेसेस जो हैं कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल है। अब बच्चों ज़रा देखिए, यहाँ पे ये वाला फेस जो है किसके पैरेलल दिखाई दे रहा है? यस, ये वाई जेड में है, वाई जेड प्लेन में। और ये वाला ये आपका एक्स जेड प्लेन में। और बचा है लास्ट, ये जो है आपका है, ये अंदर वाला जो है आपका एक्स वाई प्लेन में। तो इसकी एक एक
फेस जो है, एक फेस वाई जेड प्लेन, एक फेस एक्स जेड प्लेन और एक फेस एक्स वाई प्लेन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द नेट फ्लक्स है। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड और इस क्या नाम है फेस में, किस फेस में है, एक्स वाई के, और इधर वाई जेड में। कंफर्म। तो अब समझ लीजिए कि इधर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसका जो है एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, लेकिन इधर क्या है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में। तो एक तरफ एंगल आपका थीटा इक्वल टू 0 मिलेगा, लेकिन एक तरफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री मिलेगा। कंफर्म। 80 डिग्री इस तरीके से कि जैसे हमारा जो है यहाँ पे देखिए, जो एक्स से वाई नहीं हम बना रहे हैं, ये फेस देख रहे हैं, ये नहीं दिख रहा है। एक फेस बना दे रहे, खाली एक पार्ट। अब सही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, और अगर जब हम इधर से लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर जा रहा है, लेकिन एरिया वेक्टर जो है हमारा इस डायरेक्शन में, हाँ उल्टा जाएगा। ये आपका एरिया वेक्टर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और आपका एरिया वेक्टर, हाँ एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में। तो थीटा विल बी व्हाट, यहाँ पे जो थीटा बनेगा 180 डिग्री मिलेगा, ठीक है, 180 डिग्री। तो चलिए अगर पहले हम इस इधर का हिस्से का अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल ले हैं, सरफेस 1 फॉर सरफेस 1 दैट इज S1 का, विच इज पैरेलल टू, किसके पैरेलल है बोलिए, ये जो पैरेलल किसके है, एक्स जेड के पैरेलल है। भाई ये यहाँ पे क्यूब रखे हैं, उसकी एक साइड ये बन रही है ना, इसे कॉपी दीजिए, कॉपी वो दीजिए जेड एक्सिस बनाने के लिए। ये आपका जेड एक्सिस है, दिखाई दे रहा है, और ये आपका, ठीक है, तो ये कौन सा वाई जेड है ना, वाई जेड। तो वाई जेड है तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर ही आपका एरिया वेक्टर है। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, एरिया वेक्टर इधर है। कंफर्म। तो इसका लिए S1 का इधर इस वाला हिस्सा लिए हैं, तो φ1 इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है, E डॉट S। तो ये हो जाएगा ES cos थीटा, तो ये हो जाएगा आपका ES cos 0 डिग्री, आपका हो जाएगा ES, क्या मिलेगा ES। अब फॉर सरफेस 2, फॉर सरफेस 2 जो बिल्कुल उसके अपोजिट है इस वाले हिस्से में, तो उसका φ2 नाम रख दीजिए। φ2 इज इक्वल टू E डॉट S इज इक्वल टू ES, यहाँ पे cos 180 डिग्री। अब बताइए cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 कहाँ होती है, cos 90 प्लस 90 डिग्री करेंगे, cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस
साइन 90 डिग्री, तो दिस विल, ये माइनस ES 1 यानी -1 ES, ये आपका सेकंड मिला। बोलिए, पहला ये था। अब नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या पूछा है? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज phi इज इक्वल टू phi1 प्लस phi2। एक आपका पॉजिटिव है, दूसरा आपका निगेटिव है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 0 होगा। एक चीज़ और देख लीजिए, ये तो आपका क्यूबिकल ब्लॉक था, हमने एक साइड लिया। अगर आप ऊपर का लेंगे, ऊपर का हिस्सा, हाँ, तो भाई एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, चलिए ये एरो वाला ले लीजिए, इलेक्ट्रिक में तो 90 डिग्री बनेगा, तो cos 90 की वैल्यू 0, पूरा 0 जाएगा। सेम ले लीजिए नीचे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका इधर है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर और एरिया वेक्टर इधर, यहाँ भी cos 90 की वैल्यू 0 जाएगी। कन्फर्म? तो इसलिए जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उधर ही अगर एरिया वेक्टर है तो यू विल गेट सम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और उसके अपोजिट में निगेटिव वैल्यू आएगी, तो दोनों का जब नेट लेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब रही बात एक चीज़ और, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक साइड जो बचा है, ठीक है, उसके बिल्कुल पैरेलल जा रहा है, तो पैरेलल की कंडीशन में आप पा गए पॉजिटिव और एक निगेटिव 180 डिग्री। क्लियर? चलिए, अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो फिर इसको रिपीट कर दिया जाएगा। द रिमेन क्वेश्चंस विल बी सॉल्व्ड इन नेक्स्ट टाइम।